हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कैसे हैं बच्चे आप सब? चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। राइट, तो पिछली क्लास की तरह ही बच्चों मेरे पास कुछ आपके लिए सवाल हैं। राइट, और पहला सवाल बच्चों कुछ ये है कि आपने देखा होगा टॉर्च, सर्च लाइट्स या जो आपकी कार की हेडलाइट्स होती हैं, उनके पास ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है कि वो लॉन्गर डिस्टेंस तक आपको लाइट दिखा पाती हैं, है ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्या उनके पास ऐसा कुछ स्पेशल फीचर है या क्या हम लोग ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये सर्च लाइट्स, टॉर्च या हेडलाइट्स जैसी चीज़ें आपको एक लॉन्गर डिस्टेंस तक लाइट दिखा पाती हैं, लाइट दे पाती हैं? तो पहला सवाल तो बच्चों हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है हमारा। बच्चों जो हमारा दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल ये है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा स्पेशली जो डेंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही ईजीली आपके दांतों में लगी कैविटीज़, जो आपकी टीथ के अंदर कैविटीज हो गई, कई बार आपने देखा आपको परेशानी होती है आपके टीथ में, आपके गम में ना, यहाँ पर या इस तरफ पेन होने लगता है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डेंटिस्ट को तरफ रेफर कर देते हैं। डेंटिस्ट बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर कैविटीज हुई हैं। और आपने देखा होगा कि वो एक स्पैचुला सा टूल यूज करते हैं। तो उस टूल में ऐसा क्या है, उस टूल में ऐसा क्या नया है जिसकी वजह से वो डेंटिस्ट आपकी कैविटीज को देख पाते हैं? ये हमारा आज का दूसरा सवाल रहेगा, इसका जवाब ढूंढेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस टर्म व्हिच स्टेटेड एज मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? याद रखना बच्चों, जिस भी हम ऑप्टिकल डिवाइस को बनाएंगे ना, या जिस भी ऑप्टिकल डिवाइस को आप यूज कर रहे होगे, उसके ऊपर हमेशा मैग्निफिकेशन स्पेसिफाई किया होता है। तो मैग्निफिकेशन बच्चों, जिसको हम लोग लेटर एम से डिनोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हर ऑप्टिकल डिवाइस में ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो हमें अब इसका जवाब ढूंढना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हमें स्टडी करना है आज की क्लास में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, है ना। ये हमने यहां पर इसको कोट कर रखा है। तो ये वाला मिरर बच्चों हमारा कैसा मिरर है? एक प्लेन मिरर है। लेकिन अगर किसी मिरर का सरफेस प्लेन ना होकर कर्व हो, अब बच्चों यहां पर जो कर्व्स भी बनेंगे ना, यहां पर दो स्पेसिफिकली कर्व्स बनते हैं। देखिए आप ध्यान से, एक कर्व कुछ ऐसा बनता है, राइट, एक दूसरा कर्व ये कुछ ऐसा बनता है। राइट, तो ये दो तरह के कर्व्स होते हैं बच्चों। और यहाँ पर अगर मैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैंने एक में कोटिंग यहाँ करी है और एक पर कोटिंग बच्चों मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो ये दो तरह के आपके स्पेशल स्फेरिकल मिरर्स हैं जो आपको स्टडी करने, जो आपके सिलेबस में। वैसे तो और भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जैसे कि आपका प्लेनो कॉनकेव, राइट, बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स। तो डिफरेंट तरह के आपके शेप के स्फेरिकल मिरर्स हैं। लेकिन बच्चों जो आपको पढ़ने हैं ना, आपको इन दो के बारे में स्टडी करना है ना। तो इन दो का जो नाम है, चलो जल्दी से समझ लेते हैं, इन दो को हम कहते क्या है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। राइट, और देखिए मैंने यहाँ पर इमेज भी आपको शो करने की कोशिश करी है। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों और ये कॉन्वेक्स मिरर है। आज की क्लास में बच्चों हमारा पूरा फोकस होगा कॉनकेव मिरर के ऊपर। हम कॉनकेव मिरर को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर। कि ये कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। अब अंदर की तरफ कर्व्ड होने का मतलब क्या है? देखो, मानो कि आपके पास ये एक स्फेयर था। ठीक है, आपको पता है कि मिरर किससे बनाए जाते हैं बच्चों? जरा जवाब दीजिए। मिरर बनाए जाते हैं ग्लास से, है ना। तो आपके पास मान लो एक ग्लास था। अब आपने क्या किया, इसके एक सरफेस को ऐसे कट किया, एक सरफेस को आपने ऐसे कट किया। तो आपके पास देखिए दो सरफेस निकल के आएंगे बच्चों। एक ये वाला सरफेस निकल के आएगा, एक ये वाला सरफेस निकल के आएगा, है ना। तो मैं दोनों सरफेस को देखो बच्चों बना देता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट सरफेस है वो हमने बना लिया। एक सरफेस हमारे पास ये निकल के आया था इस तरीके से, और दूसरा सरफेस बच्चों हमारे पास ये वाला था। अगर मैं क्या करूं बच्चों
कि लेट सपोज मैं इसके इस वाले जो हमारा आउटर साइड है उसको कोट कर देता हूँ। कोट करने के लिए अब आपको पता है बच्चों कि हमें कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए मैंने इस वाले सरफेस को बच्चों क्या कर दिया, कंप्लीटली कोट कर दिया, राइट। इस वाले को हमने कंप्लीटली कोट कर दिया और यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से ना हमने इस इनर वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली कोट कर दिया। अब ये करते ही ना बच्चों हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गए। अब आपको पता है कि कोटिंग की बिल्कुल अपोजिट फेस पर बनते हैं हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारा ये वाला सरफेस एक ये रिफ्लेक्टिंग है और यहाँ पर एक हमारा जो ये वाला सरफेस है आउटर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो इस वाले मिरर को तो बच्चों हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे, जिसका नाम हमारे पास होता है कॉन्वेक्स। ध्यान रखना, ये जो दूसरा वाला है ये कहलाता है कॉन्वेक्स, लेकिन जो हमारा ये वाला मिरर है ना, जो ये वाला मिरर है बच्चों, ये कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखिए इस स्लाइड शो के अंदर भी बच्चों मैंने यही चीज आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखिए कि आपके पास ये एक स्फेयर था, इसको आपने एक तरफ से कट कर दिया। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ये सरफेस बचा वो ये वाला सरफेस बचा हुआ है। अब हम क्या करें, इसको एक तरफ से कोट कर देंगे। तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन द कोटिंग, बच्चों जरा ध्यान से देखो, बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द कोटिंग। देखो यहां वाले पार्ट पे हमने इनर की तरफ कोट किया, यहां वाले पार्ट पर हमने बाहर की तरफ कोट किया। तो ये देखिए ये जो मिरर बन गया बच्चों, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये वाला मिरर जो बच्चों है ना, ये वाला मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। तो बच्चों आज हम लोग ना सिर्फ इसी कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो आगे देखिए, if you can see, so now let's look at this surface। देखिए ध्यान से, ये देखिए इस वाले पार्ट से हमने क्या बना दिया बच्चों अपना, we have made our concave mirror। आई होप आपको ये कॉनकेव मिरर बहुत अच्छे से क्लियर कट हो गया होगा। करना कुछ नहीं है, एक ग्लास सरफेस लेना है, ग्लास सरफेस की एक साइड को कट करना है, कट करने के बाद उसके दूसरे सरफेस को आपको कोट कर देना है जैसे आप करते आए हो प्लेन मिरर बनाने के लिए। एंड आफ्टर दैट कोटिंग जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो जो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, तो उससे बनने वाले मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो आउटर सरफेस से बनता है बच्चों, उससे हम कहते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको ये कॉनकेव मिरर का प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So if you watch out, there are some terminology of concave mirrors, right? कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट। तो ये करने से पहले मैं आपको इसको देखिए रफली समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की कि ये एक्चुअली में है क्या। जरा ध्यान से समझना बच्चों। देखो मान लिया अब हमें पता है कि ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा, है ना। इस तरह से जो मैं मिरर बनाऊंगा वो कॉनकेव मिरर है। अब बच्चों ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, ये इस मिरर पर जो सेंटर पॉइंट है बच्चों, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ये हमारा पोल है, राइट, इसको हम कहते हैं पोल। और अब अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूं बच्चों जो इस पोल को टच करते हुए पास करे, और ये जो सरफेस था ना, जो इस मिरर का सरफेस था, वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम इस लाइन को, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ना बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कहलाई जाती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये जो, अगर मैं इसके स्फीयर को कंप्लीट कर दूं, तो ये जो हमने मिरर बच्चों बनाया था, ये एक स्फीयर को कट करके बनाया था, तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, इसको हम बच्चों बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिप्रेजेंट किया जाता है उसे इस C सिंबल से, राइट। एंड दिस डिस्टेंस, ये आपको पता है बच्चों, मैथ्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सेंटर से स्फीयर की एज तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है बच्चों हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो यही टर्म्स आपके कॉनकेव मिरर के लिए भी प्री डिफाइंड हैं। तो चलिए इसको जल्दी से डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने वो सारी डेफिनेशंस आपको प्रेजेंट कर दी हैं। पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, राइट। और देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर भी मैं आपको वही चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने अभी अभी आपको ड्रॉ करके समझाई,
तो ध्यान से देखो, ये हमारा वो होलो ग्लास था, इस ग्लास पे जो पॉइंट बना उसको हमने पोल बोला। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है जो सरफेस को 90 डिग्री पे कट करेगी उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा है। एंड दिस सेंटर जो स्फीयर का सेंटर था बच्चों, वो बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now our next topic is to find out the focus of a concave mirror. फोकस क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि फोकस टर्म क्या है। देखिए होता यह है बच्चों कि मान लीजिए अब ये आपको पता है कि ये आपका है कॉन्केव मिरर, है ना, और ये ड्रॉ हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या करूं बच्चों, अब मैं क्या करूं कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ लाइट रेज हैं जो इसके बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं। देखिए ये मैंने लाइट रेज बनाई, ये पैरेलल आ रही हैं। तो होता यह है बच्चों कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ सर्टेन पॉइंट। ये देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने, ये देखो इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया है। सिमिलरली ये जो बच्चों देखिए जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे पास हो रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये भी बच्चों इसी पॉइंट से पास करती है, ये भी इसी पॉइंट से पास करती है। और ऐसी बच्चों आने वाली सारी रेज, जितनी भी आप पैरेलल रेज को ढूंढोगे जो यहां से इस तरीके से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों ये सब एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं। तो हो क्या रहा है कि कॉन्केव मिरर ने जितनी भी लाइट रेज आपकी पैरेलल आ रही थी उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों इन्होंने फोकस कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसको एक्युमुलेट कर पाया। और इसी पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पर बनने वाले इसी पॉइंट को बच्चों कहा जाता है फोकस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, राइट। एंड दिस डिस्टेंस ये जो फोकस पॉइंट और ये जो हमारा पोल था, है ना, ये हमारा पोल था ना, इनके बीच का ये जो बच्चों डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसे हम बच्चों कहते हैं फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कहलाता है, राइट। तो आई होप आप इस फोकस टर्म को समझ पाए होंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने पैरेलल लाइट रेज को लेना है। पैरेलल लाइट रेज जब हमारे कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हैं और ये सारी रेज पास करेंगी। जब वो पॉइंट बन जाएगा, यानी कि जहां पर वो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हुई हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं अपना फोकस। वही पॉइंट कहलाता है बच्चों हमारा फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है बच्चों यहां तक? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस कॉन्केव मिरर को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बच्चों, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल्सो कि देखो जितनी भी लाइट रेज आई वो सब की सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिल गई। तो इसने क्या किया है बच्चों, लाइट को बिखेरा नहीं, इसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर सबको फिक्स कर दिया है, सबको मर्ज करने की कोशिश करी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो कई बार एग्जाम में वो कॉन्केव को पूछने के बजाय कर देते हैं डिफाइन कन्वर्जिंग मिरर, या ये क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जिंग मिरर, और यू कैन से व्हाई कॉन्केव मिरर्स आर सपोज्ड टू बी द कन्वर्जिंग मिरर्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो यही डेफिनेशन मैंने इस प्रेजेंटेशन में बच्चों रखी है कि ये वो पॉइंट है जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आकर मीट होती हैं, राइट। और जो डिस्टेंस होता है उससे हम फोकल लेंथ कहते हैं। देखिए डायग्राम भी बच्चों आ गया है, यही डायग्राम मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी थी। इसमें भी अगर आप डायग्राम में देखें तो जो हमारी लाइट रेज हैं बच्चों, जो हमारी लाइट रेज हैं, जरा ध्यान से देखो, जो हमारी लाइट रेज हैं, ये वाली लाइट रेज आपकी तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ये जो हमारी पैरेलल लाइट रेज आ रही है, देख रहे हो, एक ये वाली लाइट रे पैरेलल आ रही है, एक ये वाली लाइट रे पैरेलल हो रही है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही है, और इसी पॉइंट को उन्होंने क्या कहा है बच्चों, फोकस कहा है ना। तो यही मतलब था हमारे फोकस का। देखिए एक और डायग्राम है, ये वाला जो बच्चों डायग्राम, देखिए एक और डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम को भी समझो। कई बार ये मिसकंसेप्शन बन जाता है माइंड के अंदर
कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वही फोकस से पास होगी, है ना, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, जो लाइट रेज इंफिनिटी डिस्टेंस से आ रही हैं वो भी पैरेलल होती हैं, और जब वो पैरेलल लाइट भी इस मिरर के ऊपर फॉल करेंगी तो बच्चों देखो वो भी फोकस से ही पास होके जाती हैं। Although that focus point will not pass through the principal axis, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो मीट जरूर करेगा फोकस के ऊपर। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में वो प्रिंसिपल लाइन पर ही फोकस बनाना है तो आपके पास इस तरह की तो पैरेलल लाइट रेज होनी चाहिए, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नाउ हियर इज द टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या चीज है। भाई देखो, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप मैथमेटिक्स में ढूंढने जाओगे तो बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब है, तो बच्चों देखो अगर आप मैग्निफिकेशन का मतलब ढूंढने जाओगे ना तो मैग्निफिकेशन को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है एच डैश अपॉन में एच। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम इसको, एच डैश अपॉन में एच। अब ये एच डैश क्या है बच्चों, ये एच डैश है हाइट ऑफ द इमेज, ये इमेज की हाइट है बच्चों, राइट, एंड दिस एच इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब ये रेशो निकालना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, रेशो निकालना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको समझें तो हो क्या रहा है, देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपने अपने मिरर से बना ली, तो जो इमेज बना होगा उसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा। नाउ लेट्स रिलेटेड विद द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साथ उसको जल्दी से रिलेट कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब इमेज बनती है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम आता है। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बच्चों क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अगर सेम आ रहा था तो क्या ये रेशो उस केस में 1 नहीं आएगा? ध्यान से देखो, एच डैश जो हमारी इमेज की हाइट है एंड दिस एच जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है वो सेम हो जाएंगे एंड इट विल गेट कैंसिल आउट एंड मैग्निफिकेशन विल बिकम 1। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट ने इमेज देखा है अपना उसके साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो ना स्फेरिकल मिरर्स की तो इसकी इमेज की हाइट में भी वेरिएशन आता है, और उसी वेरिएशन को, कि वो वेरिएशन आया कितना है, उस बात को स्टडी करने के लिए हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में एक टर्म जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, राइट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन एक्चुअली में आपको यह बताएगा कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उस इमेज में ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में कितना वेरिएशन आया है। अब देखो, इमेज ज्यादा बड़ी भी बन सकती है, यानी ऑब्जेक्ट से वो बड़ी भी बन सकती है, और वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी भी बन सकती है, तो दोनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। बट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मैग्निफिकेशन, उस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं मैग्निफिकेशन के थ्रू, राइट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आपकी अभी प्रेजेंटेशन स्लाइड पे बच्चों देखो आ जाएगी। ये रहा, देखिए उसका डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज दैट इज एच डैश एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एच, राइट। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो। लेकिन अभी आप ये समझो कि ये u बाय v के रेशियो के बराबर भी होता है ना। तो देखिए मैं इसको फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट्स वैल्यू विल बी v बाय u, राइट, इट्स वैल्यू विल बी v बाय u। तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, राइट। सो ये जो बच्चों फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला आपके मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो आप पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए वैलिड है। आप याद रखें, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए वैलिड है। और बच्चों ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, मैं आपको पहले बता दूं, ये जो नेगेटिव साइन होता है मैग्निफिकेशन में, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो आप इस बात से समझ जाना कि जो इमेज का नेचर है ना वो बच्चों रियल इमेज है। ये अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है तो वो रियल इमेज होती है, और अगर मैग्निफिकेशन बच्चों प्लस में आ जाए, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में आ जाए तो वो इमेज होती है बच्चों वर्चुअल। याद रखिएगा, तब फिर वो इमेज होती है वर्चुअल। तो एक होती है वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज। हैंडराइटिंग थोड़ी बच्चों खराब है बट मैनेज कर लो। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो रियल, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्चुअल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, इस डायग्राम के अंदर भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट था,
ये रहा वो ऑब्जेक्ट, इसका देखो साइज थोड़ा छोटा है, यहां पर देखो जो इमेज बन रही है वो इसके साइज के कंपैरिजन में ज्यादा बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अब इसका रेशियो निकालूंगा तो मुझे इस इमेज का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, या आप इस डिवाइस पर अपना ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जल्दी से। नाउ की रूल्स टू ट्रेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे कौन से 3 की रूल्स हैं जिसको यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हो। देखो बच्चों, आपकी बुक के अंदर 4 रूल्स को मेंशन किया गया है, जिसमें से एक रूल मैं ऑलरेडी प्लेन मिरर्स में पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर से उस रूल को दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एक्चुअली में हम ना सिर्फ 3 रूल्स को ही फॉलो करते हैं। वो फोर्थ रूल जो बुक के अंदर लिखा गया ना, वो ज्यादा इतना वो है नहीं, वो एक ही रूल में कवर अप हो जाएगा। तो जरा देखो, मैंने 3 रूल इसलिए मेंशन करें सो दैट आपके पास आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो देखिए पहला रूल क्या है। तो पहला रूल बच्चों ये कहता है दैट लाइट रे विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। तो अभी आप इस वाइस वर्सा शब्द को भूल जाओ, अभी आप ये समझो कि ये मैंने क्या बोला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था, अब आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट रे जो इसके पैरेलल जा रही है। अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है। देखो इसी का हमने रूल बना रखा है, ये रहा हमारा फोकस। तो अब आप याद रखो कि कोई भी लाइट रे जो हमारे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी, उससे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होना पड़ेगा, और इसी को हमारा फर्स्ट रूल कहा जाता है। तो ये रूल याद रख लो कि जब भी आपको इमेज ट्रेस करना है और आप एक ऐसी लाइट रे ले रहे हो जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन इट मस्ट पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से हमेशा पास होगी। ये हमारा पहला रूल है। अब बात करते हैं इस वाइस वर्सा शब्द की। वाइस वर्सा वर्ड का मीनिंग आपको पता है बच्चों, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। उल्टा कैसे ट्रू होगा? मतलब जो लाइट रे फोकस पे जाए, जो लाइट रे इनिशियली फोकस पे जाए, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों पैरेलल हो जाएगी। So this is the meaning of this first। तो देखो बच्चों, इसके लिए मेरे पास ना एक इमेज भी, देखो मैं आपको इमेज समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर सारी लाइट रेज आपकी पैरेलल हैं, और पैरेलल होने के बाद वो रिफ्लेक्शन पे फोकस से पास हो रही हैं। और इस वाले फिगर में अगर आप देखें तो जो लाइट रे फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। सो दिस इज अवर फर्स्ट रूल बच्चों, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट रूल। नाउ अवर सेकंड रूल इज दैट द लाइट रे विच पास थ्रू द सेंटर, यानी कि जो लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को वापस से रीट्रेस कर लेगा। अब इसका क्या मतलब है, जरा इसको देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मान लिया भाई ये आपके पास कॉनकेव मिरर था, है ना, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट ये ऐसे आती है, ये रे ऑफ लाइट आ गई, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे बन गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ये कह रहा है कि वो इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा, वो बस आएगा और इसी रास्ते पर टकराकर वापस चला जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर से पास होगा। अब ऐसा क्यों होगा, आप इसका जवाब जानते हैं बच्चों। ये केवल तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितने डिग्री का बन जाए, 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ एंगल कितना आना चाहिए, 0 डिग्री। ये हमने पढ़ा है, इस केस को हम कहते थे नॉर्मल इंसिडेंस, राइट। आई होप आपको याद होगा, इस केस को हम कहते थे नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये वही केस है, ये जो सरफेस पे आता है ना, जब सरफेस पे आता है तो यहां बना देता है 90 डिग्री का एंगल। अब जब मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो यहां पर वो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ऑटोमेटिकली बच्चों 0 बनेगी। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। तो इसी चीज के ऊपर ये हमारा सेकंड रूल बना है। चलिए इसको भी हम डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। देखो इसका डायग्राम भी मैंने आपके स्लाइड के अंदर देखिए प्रेजेंट किया है। तो देखिए वही है, आपकी एक रे ऑफ लाइट है जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वहीं से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, राइट। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। सो here is the rule number 3 that the light ray which incident directly on P will reflect at the same angle of incidence। तो जरा बच्चों देखो इस रूल को भी हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए ये हमारा एक कॉनकेव मिरर था, राइट, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। इस पॉइंट को बच्चों हम लोग अब क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट सीधा इस पोल पर आती है,
ये पोल पर आ गई। अब जब ये लाइट रे पोल पर आएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर पास होगी, यानी कि ये जो एंगल बनेगा एंगल आई एंड दिस एंगल विच इज आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर आपस में बच्चों इक्वल होंगे। और ये कौन सा लॉ है, ये आपको पता है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो इसी लॉ को यूज करके हमने अपना ये थर्ड रूल बनाया है। अब अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये ही 3 लाइट रेज का इस्तेमाल क्यों हुआ है, ओनली दीज 3 लाइट रेज, ऐसा ही क्या है स्पेशल था, ध्यान से देखो बच्चों, ये 3 लाइट रेज आपको इमेज ट्रेस करने में हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी, मैंने आपको सिखाया है कि ट्रेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिए, सारी नहीं चाहिए। इन तीनों में से भी आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी 2, and the point where these 2 reflected light rays gonna meet, that will be the image of the object। तो बस हम इन तीनों में से ना किसी भी पॉइंट को यूज कर लेंगे, उस पॉइंट को यूज करने के बाद जहां पर भी वो इमेज बनेगा, जहां पर भी वो लाइट आपस में जाके मीट करेंगी, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा जहां पर हमारा इमेज बनने वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं इसी बात को लेके। तो देखो इस डायग्राम में भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी, एंगल आई एंगल आर आपको नजर आ रहे होंगे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो बच्चों, अब आपकी बुक के अंदर ना 6 केसेस को बच्चों डिस्कस किया गया है, राइट। आपको ये 6 केसेस को स्टडी करना है, तो उन 6 केसेस की कंप्लीट टेबल मैं आपको बच्चों प्रेजेंट कर रहा हूं एंड 1 बाय 1 हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे रे डायग्राम्स बनेंगे। और बच्चों याद रखना, ये रे डायग्राम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर मिनिमम 2 डायग्राम्स आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट घुमाकर पूछा जाएगा, बट ये आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि यही रे डायग्राम्स आपके एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपके पास एक टेबल भी प्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस इज द टेबल। वी हैव 6 डिफरेंट पोजीशंस in the front of a concave mirror and depending upon the position of the object आपके पास कुछ position of the image है। फिर ये हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टीज है, उनका नेचर है। तो देखिए हमारे पास ये 6 पोजीशंस है, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। तो इन सभी 6 की 6 पोजीशंस को अभी हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन बच्चों जो आपके पास है वो है एट इंफिनिटी। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कोई इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, अब आपको उसकी इमेज बनानी है। तो देखो पहली बात तो ये कि जो भी आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मानते हो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंफिनिटी डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा। इंफिनिटी डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप वो धरती से बाहर चले जाओगे, यू विल गो आउटसाइड द स्पेस, नो इट डजंट मीन। इंफिनिटी टर्म बच्चों हमेशा याद रखो, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो इतनी बड़ी स्क्रीन आपको नजर आ रही है और यहां पर एक छोटा सा चीटी है ना, एक छोटी सी चीटी है, सॉरी छोटा सा नहीं, छोटी सी चीटी है। तो इस चीटी के लिए बच्चों जब इस पूरे बोर्ड को देखेगी तो ये बोर्ड तो इसको बहुत बड़ा नजर आएगा। अब अगर ये बोर्ड इसको बहुत बड़ा नजर आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट स्पेस उसके लिए क्या माना जाएगा, इंफिनिटी माना जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये तो बात हुई इन्फिनिटी की। अब आपको क्या समझना है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों जो इन्फिनिटी पर हो, उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल मानी जाती हैं, या वो लाइट रेज हमेशा पैरेलल देता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास वो कॉन्केव मिरर है, राइट, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है कि लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से पास होगी, जरा खुद सोच के बताओ। ऑब्वियसली बात है भाई, फोकस से पास होगी। अभी हमने रूल में पढ़ा, देखो ये लाइट फोकस पे चली गई, एक रे ऑफ लाइट आप यहां ले आओ, ये पैरेलल पर है, एक ये फोकस पे चली गई। तो देखो आपको 2 लाइट रे मिल गई। ये दोनों लाइट रे बच्चों कहां मीट कर रही हैं, फोकस पर मीट कर रही हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज कहां बनेगा, तो व्हाट विल यू से, यू विल से कि इमेज बनेगा फोकस पे। देखो ये रहा आपके पास डायग्राम, है ना, ये डायग्राम नजर आ गया। हमने बिल्कुल यही किया ना, एक ऑब्जेक्ट जो बहुत इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ था, इससे 2 पैरेलल लाइट रेज ली और वो दोनों की दोनों कहां मिली, फोकस पर मिली। तो देखो यही हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है, दैट इमेज विल बी एट फोकस। इमेज कहां बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको नजर आ रहा है, वो क्या नजर आ रहा है, अगर मैं बात करूं इसके साइज का, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, साइज देखो कितना बना है, बिल्कुल पॉइंट साइज बना है, बिल्कुल छोटू सा साइज बना है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो साइज होता है इट इज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बिल्कुल पॉइंट साइज होगा।
राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैंने आपको बताया है कि रियल एंड इन्वर्टेड को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे बच्चों, यू विल फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर आप बता सकते हैं कितना आएगा, जरा सोचो भाई। h डैश था हाइट ऑफ द इमेज, h था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये तो बिल्कुल पॉइंट वाला है। अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं आएगी। अब अगर ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू तो बच्चों देखो कितनी छोटी वैल्यू है। इट इज, हम इसको कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। एंड किस में आएगी बच्चों, जरा ध्यान से देखो ये बच्चों देखो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब यह है कि ये बच्चों एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट। तो यह जरा ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1। समझ में आया डायग्राम। अब इस चीज को प्रैक्टिकली देखो बच्चों हम लोगों ने कैसे यूज किया है। बहुत ही बढ़िया हमने इसकी एप्लीकेशंस बनाई हैं, बहुत ही अच्छी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका सोलर फर्नेस है, सोलर फर्नेस हो गया, और सोलर फर्नेस तो अब खैर ज्यादा ट्रेडिशनली यूज नहीं होता है, लेकिन आपके सभी के घरों में बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन यू आर यूजिंग अ डिश टीवी एंटीना, आप उसको यूज करते हो। उसमें देखा होगा आपने देखा होगा उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर ये एक इस तरीके से एक छतरी होती है जिसको आप छतरी बोल देते हो। बेसिकली इट इज अ डिश विच इज कॉनकेव। आप उसको देखेंगे, उसको टच करेंगे तो उसका जो सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है। तो होता क्या है, यहां पर उसका एक सिग्नल एम्पलीफायर लगा रखा है, यहां पर इस तरीके से लगाया होता है। ये जो पोजीशन है ना बच्चों इसकी, ये एक्चुअली में इसका फोकस ही होता है। तो होगा क्या कि जो आपकी लाइट रेज है, जो आपका सिग्नल है, सिग्नल इज ऑल्सो अ वेव। तो जो सिग्नल है वो क्या करेगा, वो पैरेलली आ रहा है, क्योंकि वो जो सैटेलाइट है वो तो आपके स्पेस के बाहर है, तो इन्फिनिटी पर हो गई। वहां से जो सिग्नल आएगा वो पैरेलल है। जब पैरेलली आएगा और डिश पे पड़ेगा तो कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। और उसी फोकस पर हमने क्या किया बच्चों, इसका वो एम्पलीफायर, सिग्नल एम्पलीफायर हमने वहां पर लगा दिया है, राइट। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सोलर फर्नेस भी कुछ जगहों पर यूज होती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो देखिए इसके यूजेस भी मैंने लिख रखे हैं, सोलर फर्नेस एंड डिश टीवी, राइट। तो देखिए डिश टीवी पे कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके डिश टीवी पर भी ये एक सिग्नल बूस्टर, एक सिग्नल एम्पलीफायर लगा होगा। यहां पर जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आएंगी ये सब की सब यहां जाकर मर्ज हो जाती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन। तो बच्चों जरा यहां देखो, अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको अब हम फोकस पे रखेंगे, राइट। तो देखो फोकस पे रखने वाले को हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ये रहा हमारा मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर मान लो फोकस था, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब होगा ये कि यहां से आप लाइट रे चलाओगे, एक लाइट रे आपने ये वाली बना दी, एक आप ये वाली बनाओगे, एक ये वाली बन गई। अब आपको पता है रूल ये कहता है कि जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, इट विल बिकम पैरेलल। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएंगी, ये वाली लाइट रे भी कुछ ऐसे जाएगी, right? So this is the phenomena. When you place the object at focus, then its image will be formed at infinity. अब आप सोचोगे इन्फिनिटी कैसे आएगा दिमाग में, इन्फिनिटी हमने कैसे ढूंढ लिया? भाई एक बात बताओ, जब आपने ये कहा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज को आपको पैरेलल मानना है। अब यहां पर जब रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइट रेज आपको मिल रही हैं रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इमेज भी इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, इमेज भी तो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसीलिए हमने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब अगर आप साइज की बात करो, ध्यान से देखो, जब आप इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी यहां रखते हो, देखो साइज कितना बड़ा आने वाला है, साइज देख रहे हो, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें इमेज का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर साइज बढ़ गया तो जरा सोचो और क्या होगा भाई, साइज बढ़ जाने की वजह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी और यहां आएगा एक नेगेटिव का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेज कैसा होगा, इसका इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। सो दिस इज व्हेन यू प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट एट फोकस, है ना। तो चलिए इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं बच्चों। देखो डायग्राम से देखो, मैंने इसको भी यहां उसी चीज से रिप्रेजेंट किया, जरा ध्यान से देखिए, ये देखो, जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, और देखो इसकी इमेज कहां बनने जा रही है, देखो इन्फिनिटी पे बनने जा रही है,
तो क्या फटाफट हुई प्रॉपर्टी, जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों। जरा देखो, इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। अब इसका यूज कहां है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका यूज कहां, जरा सोचो, कहां पर आपको लाइट बहुत ज्यादा दूर तक चाहिए होती है? सोचिए, कहां पर आपको लाइट बहुत ज्यादा दूर तक चाहिए होती है? क्या वो टॉर्च नहीं था? क्या वो सर्च लाइट नहीं है? क्या वो कार की हेडलाइट नहीं है? तो यही है हमारे पहले सवाल का जवाब बच्चों, कि जब कभी भी हम वो, अगर आप देखें आपकी कार की हेडलाइट, आपकी टॉर्च, आपकी सर्च लाइट, उसका जो बल्ब बच्चों लगाया जाता है ना, वो जो बल्ब लगाया गया है, जो लाइट सोर्स बनेगा, उस कॉन्केव सरफेस के ऊपर वो पोजीशन क्या होती है? वो पोजीशन होती है बच्चों फोकस की, वो पोजीशन होती है ये फोकस की। तो फोकस से जब लाइट होगी तो कहां जाएगी? बिल्कुल लॉन्गर डिस्टेंसेस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस पोजीशन, राइट। तो वहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, राइट। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। टॉर्च और हेडलाइट्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। देखिए, कार की हेडलाइट्स कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोजीशन को डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ रखा जाएगा। अब जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर से पीछे की तरफ रखेंगे तो क्या होगा? चलो जल्दी से बना लेते हैं रे डायग्राम के थ्रू, राइट। तो अगेन ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पोजीशन इज फोकस एंड दिस पोजीशन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास दो पोजीशंस आ गई। अब मैंने क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। तो होगा क्या? देखो, एक रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल गई, कहां से पास करेगी बच्चों? फोकस से पास करेगी, राइट। ये आपकी फोकस से पास कर रही है। और एक रे ऑफ लाइट मान लो मैंने ये ले ली जो फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो, सर्किल से पैरेलल होगी। तो ये देखो, ये यहां पर दोनों रे कट रही हैं, यानी ये वो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की जहां पर इसका इमेज बनेगा। तो देखिए, इमेज क्या आ रहा है? इमेज आ रहा है सी और एफ के बीच में। ये देख रहे हो, सी और एफ के बीच में इमेज आया। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। सेकेंड थिंग देखिए, साइज में देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, साइज छोटा हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई अब मैग्निफिकेशन हमारा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। और देखिए माइनस कैसे आता है बच्चों? देखो, मैं उन पिछले दो रे डायग्राम्स में आपको, क्योंकि वो इमेज थोड़ी ज्यादा या तो मैग्नीफाई बहुत ज्यादा हो रही थी या बहुत छोटी हो रही थी, तो मैं आपको समझा नहीं पाया था वहां पर। लेकिन जरा यहां देखो, यहां बहुत इजीली समझ सकते हैं कि माइनस क्यों आता है। देखो, जब कभी भी इमेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बनता है ना, तो जब आप इस एच को कैलकुलेट करके लिखोगे ना, इस एच डैश को कैलकुलेट करके लिखोगे, तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे चला गया। और आपने पढ़ा है ग्राफ सिस्टम के अंदर बच्चों, देखो आपने ग्राफ सिस्टम के अंदर पढ़ा है कि जो लाइन ओरिजिन के नीचे जाए, उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये जो h आएगा, ये वाला जो h आएगा फॉर्मूले में, वो नेगेटिव आएगा। अब अगर ये फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा तो देखो वैल्यू क्या बनेगी? आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था h डैश अपॉन में h। अब ये h डैश तो आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस h डैश अपॉन में h। तो देखो, नेगेटिव का सिंबल आ गया ना, यहाँ नेगेटिव का सिंबल आ गया। तो इसका मतलब ये इमेज कैसे बनने वाली है? ये इमेज बनेगी फिर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो दैट इज वाई वी प्रेफर कि अगर माइनस साइन आ गया आपके मैग्निफिकेशन पर, तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज कैसी बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अवर नेक्स्ट पोजीशन इज कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पर रख दोगे तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख देंगे तो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर पोजीशन सी एंड दिस इज अवर पोजीशन एफ, है ना। अब देखो होगा क्या? अब हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया सी पर, ये रे ऑफ लाइट गई। एक तो जो बच्चों ये वाली रे होती है ना आपकी पैरेलल वाली, ये बड़ी काम की रे बच्चों, आप इसको हमेशा यूज करो, राइट। तो ये कहां से पास करेगा? ये पास करेगा फोकस से। ये आ गया मेरा फोकस। अब मैंने क्या किया? अब देखो बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चूज कर सकते हो ये पोल वाला पॉइंट, या आप ये फोकस वाला ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं इसको पोल वाले से बनाना। तो मैंने क्या किया? पोल वाला पॉइंट ले लिया, और ध्यान से देखो, जब ये इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएगा तो यहां पर, तो ये देखो यही पॉइंट वापस मिल गया जहां पर आपकी इमेज बन रही है। इसका मतलब इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी सी पर रखा जाएगा और इमेज भी कहां मिलेगा? आपको सी पर मिलेगा। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस केस।
राइट, एंड देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑल्सो, यानी कि एच डैश और एच में कोई वेरिएशन नहीं है। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इस केस में क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू -1। एंड माइनस इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि देखो ये उल्टी बनी हुई है, दैट सिंपली मीन्स कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, राइट। सो दिस इज हाउ दिस रे डायग्राम विल गो ऑन, राइट। तो चलिए जल्दी से इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं। देखिए बच्चों वही रे डायग्राम है जो मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट किया, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, इसकी इमेज सी पर बन रही है, सेम साइज का बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड इसका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज सी एंड एफ। अब मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा हुआ है बच्चों, राइट। ये हो गया हमारा सी पोजीशन, ये हो गया हमारा एफ पोजीशन। यहां पर मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब होगा क्या, देखो फिर से हमने वो पैरेलल वाली ले ली, ये जो हमारी सबसे फेवरेट लाइट है ये पास हो गई हमारे फोकस से। अब मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कर लिया। अब आपको पता है फोकस से करने के बाद ये पैरेलल पर जाएगी, तो देखो ये यहां मिल रही है, इट इज बियॉन्ड सी। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां पर दो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपको मिल गई, तो इसका मतलब इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज बनेगा सी के पीछे। और अगर आप वेरिएशन बच्चों ध्यान से देखें, इसका साइज बढ़ा आ रहा है, इसका मतलब इस बार जो इसका मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से बढ़ाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आ रहा है, ये उल्टा बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, साइज कैसा है, बड़ा आ रहा है, दैट मींस मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, और यू कैन से -1 से बड़ा आएगा, एंड पोजीशन क्या है, सी के पीछे। तो जल्दी से बच्चों इस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं अब आगे। तो ये रहा देखिए आपका इसका रे डायग्राम, राइट। सो these are the properties. The image will be beyond C, bigger size, real and inverted, and magnification will be greater than -1. Now last position of this is between focus and pole. Between focus and pole, फोकस और पोल के बीच का अगर कोई पोजीशन है तो इसमें क्या होगा, एंड ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। क्यों, अभी आपको समझाता हूं, जरा देखो रे डायग्राम बना ले पहले। तो देखो आपके पास नाउ व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान समझो इसको रे डायग्राम से। तो मान लीजिए ये मान लिया आपके पास कॉनकेव मिरर था, राइट। यहां पर आपका पोल है, नाउ यू नो, एंड दिस इज अवर फोकस। एंड मान लीजिए मैंने यहां पर इस ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक रे ऑफ लाइट क्या होगी, ये गई पैरेलल, और जो पैरेलल वाली है वो फोकस से पास करेगी, तो ये मैंने पास कर दी फोकस से। एंड नाउ आई टेक एन अनदर रे विच इज गो टू पॉइंट पी, एंड आपको पता है ये सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर पास करेगी, तो ये कुछ ऐसे जा रही है। अब ध्यान से देखो, ये बात कंफर्म है कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बच्चों जा रही हैं, ये इस पोजीशन पर तो मैच करने वाली है नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, वापस से वो प्लेन मिरर वाला केस करते हैं। जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज नहीं मिलती हैं तो हम बिहाइंड द मिरर जाकर देखते हैं कि कहीं वहां पर तो लाइट रेज नहीं मिल रही हैं, तो अगर हम यहां पर वही केस करेंगे बच्चों, देखो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं एंड इसको एक्सटेंड करूंगा, तो दे विल कट एट दिस पोजीशन, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। यहां पर बच्चों वो इमेज बन रहा है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशलिटी अबाउट दिस इमेज, पहली बात ये मिरर के पीछे बनेगा, अब तक सारी की सारी मिरर के आगे बन रही थी, तो फर्स्ट स्पेशलिटी तो ये है। एंड बिकॉज यू हैव यूज्ड द इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, एग्जैक्टली ये इस बार बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। दिस इज नॉट अ रियल इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये एक वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज की क्या प्रॉपर्टी थी, इसको आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, राइट। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखिए इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना उससे बहुत बड़ी है, ध्यान से देखो उससे बहुत बड़ी है, यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मैग्नीफायर की तरह काम कर सकता है, ये मैग्नीफाई बहुत अच्छा करेगा। और वैल्यू भी कैसे आएगा, देखिए इट विल बी ग्रेटर देन 1, और यहां पर बच्चों देखो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा, बिकॉज नाउ इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तो जो हम वहां पर वो नेगेटिव सिंबल ले रहे थे बार बार, वो इस बार नहीं आएगा, तो इस वजह से इसका मैग्निफिकेशन बच्चों 1 से बड़ा आता है, राइट। एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑल्सो कि अगर किसी इमेज का मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो एक वर्चुअल इमेज मानी जाती है। सो इसको भी अब हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। डायग्राम क्या था, देखिए अभी मैंने इसी डायग्राम को मैंने बच्चों ड्रॉ किया है। सो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, सेकंड बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बिगर इन साइज होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, एंड इट्स मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। एंड इसी प्रॉपर्टी को बच्चों यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा।
तो जो हमारा दूसरा सवाल था कि डॉक्टर्स वो कैविटीज को कैसे ढूंढ लेते हैं, डॉक्टर उस कैविटी को कैसे ढूंढ लेते हैं, इसका जवाब देखिए बच्चों क्या है, इसका जवाब यही है। देखिए अब वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं यानी कि वो जो स्पैचुला होता है उनका, उसके फ्रंट पर बच्चों लगा होता है कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर में जब वो टीथ को लेकर जाते हैं, यानी कि जब वो उसको उस टीथ के पास रखते हैं तो जब वो बच्चों उसको लेकर जाते हैं टीथ के पास उस अपने स्पैचुला को, तो जो कंडीशन बनती है ना बच्चों, ये वाली सेटिस्फाई होती है, फोकस और पोल वाली। तो आपको पता है जो उनको इमेज नजर आएगा वो उसी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, मतलब कि उसी स्पैचुला के ऊपर नजर आ जाएगा, एंड इट विल बी हाईली एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड। और इमेज कैसा होगा बच्चों, देखो वर्चुअल इमेज होगा। तो इसी फैक्ट को वो लोग यूज करते हैं अपने टूल के अंदर। जो हमारे शेविंग मिरर्स होते हैं बच्चों, स्पेशली सैलून के अंदर जब आप जाएंगे तो शेविंग मिरर्स जो होते हैं, उन शेविंग मिरर्स की भी यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है। कॉनकेव है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को रखोगे सामने, तो होगा क्या होगा ये कि वो देखो आपको जो आपका साइज है बच्चों, वो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा नजर आएगा, तो आप इजीली शेविंग कर पाओगे या डॉक्टर उन कैविटीज को बहुत आसानी से ढूंढ पाएगा। राइट, सो आई होप आपको आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे आज की क्लास के। पहला सवाल बच्चों हमारा ये था कि हम वो जो सर्च लाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो उसकी हमने पोजीशन ये पढ़ी कि उसमें जो हमारा लाइट सोर्स होता है उससे हम फोकस पर लगाते हैं, सो दैट जो लाइट को वो जो देगा वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और बहुत इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाएंगी। सेकेंड थिंग कि जो ये डॉक्टर्स, डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनके टूल में ऐसा क्या लगा होता है, तो बेसिकली वो भी एक कॉनकेव मिरर होता है, और पोजीशन यहां पर होती है फोकस और पोल वाली, जिसकी वजह से आपको एक एनलार्ज इमेज देखने को मिलता है। राइट, मैग्निफिकेशन तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये किसी भी लाइट रे का या उस ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रे का कितना अमाउंट, कितना रेट, कितना प्रोपोर्शन उसकी इमेज में देखने को मिल रहा है, वो बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आई होप आपके सवालों के जवाब ये तीनों के तीनों कंप्लीटली मिल गए होंगे। तो बस बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो को देखने के लिए सो मच थैंक यू, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। राइट, चलिए अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के